नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी वो लोग जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं अशोक श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में उन सबका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं और हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारा जो विषय है वो था कन्या भ्रूण से नारी क्रांति तक। कल हमने थोड़ा सा इस बात पे चर्चा की थी कि कन्या भ्रूण का उत्तरदायित्व तो पुरुष का है, स्त्री का नहीं है। हमने इस बात पे भी चर्चा की थी कि नारी के पतन में या नारी के प्रति जो भाव है उसमें नारी की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। हमने ये भी जिक्र किया था कि वो नारी का दृष्टिकोण पुरुष ने डेवलप किया है, वो नारी का दृष्टिकोण नहीं है। नारी का दृष्टिकोण तो ममता से भरा है, करुणा से भरा है, प्यार से भरा है। अगर उसमें क्रूरता का कहीं कोई अंश डाला गया है तो वो पुरुष की मानसिकता का आधार था। पुरुष ने वो मानसिकता उसमें पैदा की, इसलिए वो स्त्री के प्रति क्रूरता के भाव से खड़ी हो गई। इस बात पे भी हमने चर्चा की थी। हमने ये भी थोड़ा सा बताया था कि घर में कन्या होती है तो लोगों को खुशी नहीं होती, लड़का होता है तो खुशी मनाते हैं लोग, और उस खुशी मनाने वाले में स्त्रियां आगे रहती हैं, और ये प्रकृति के विरुद्ध है। ये भी हमने चर्चा की थी। प्रकृति का नियम तो ये है कि हम डेवलप हों, हम बढ़ें, हमारे जैसे लाखों लोग हों। उस सब पे हमने विस्तृत चर्चा आज की थी। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जब कन्या किसी घर में पैदा होती है तो कैसे उसका लालन पालन किया जाता है। चाहे इस सत्य और तत्व को कोई भी नकार दे या नकारने की कोशिश करे, लेकिन नकारा नहीं जा सकता। भारतवर्ष में आज भी 70% से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, और जो गांव की मानसिकता है वो भारत की मानसिकता कही जा सकती है। गांव की मानसिकता भारत की मानसिकता कही जा सकती है, और गांव में आज भी लड़की और लड़के के पालन में पक्षपात होता है। अगर कोई भी संसाधन, वो भोजन से लेके सुविधाओं तक हो सकते हैं, कोई भी संसाधन, चाहे वो भोजन है चाहे वो सुविधाएं हैं, उसमें लड़की के साथ पक्षपात किया जाता है। इसे नकारा नहीं जा सकता है, और अगर हम नकारते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम सुधार नहीं चाहते हैं। जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर हम ये स्वीकारते हैं तो हमें ये सुधारना पड़ेगा, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, पक्षपात तो होता है। कई घरों में देखा जाता है कि 2-3 लड़कियों के बाद अगर लड़का होता है तो उसे विशेष दर्जा दिया जाता है। और दुर्भाग्य ये है, जैसा कि हमने कल सेशन में कहा, कि लड़की या लड़का होना स्त्री के हाथ में नहीं है, पुरुष के हाथ में, लेकिन फिर भी दोष स्त्री को ही दिया जाता है। पहली बात तो उससे दोष बताया जाता है, ये दुर्भाग्य का विषय है। लड़की होना कोई दोष है, ये दुर्भाग्य का विषय है, और फिर उसका दोषी भी स्त्री को ठहराया जाता है, जबकि उसकी कोई भूमिका नहीं। तो लालन पालन में भी लड़की के साथ पक्षपात किया जाता है, इसीलिए शायद वो शारीरिक कमजोर रहती है। दुनिया का इतिहास ये बताता है कि पुरुष बेशक शारीरिक रूप से सबल रहा हो, लेकिन स्त्री कभी भी मानसिक रूप से इस पुरुष से निर्बल नहीं रही है, वो सबल रही है। लेकिन शायद उसके पालन पोषण में जो पक्षपात है वो उसे शारीरिक रूप से निर्बल बनाता है, ऐसा मैं सोचता हूं। फिर दोबारा बात आती है शिक्षा की। पहले तो ये धारणा थी, जैसा कि कल हमने जिक्र किया, कि यूरोप के कुछ देशों में, खासकर चाइना में, तो इसमें माना जाता था कि स्त्री में आत्मा ही नहीं होती।
जब आत्मा ही नहीं होती तो फिर उसे पढ़ाने की आवश्यकता क्या है? आत्मा ही नहीं जिसमें, तो उसे फिर शिक्षा देने की क्या आवश्यकता है? ऐसा कुछ भाव रहा होगा यूरोप का, चाइना का। लेकिन भारतवर्ष में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। भारतवर्ष में भी स्त्री को एक दासी के रूप में स्वीकारा गया, दास के रूप में स्वीकारा गया। और दास तो जितना अनपढ़ हो उतना अच्छा है ना। पढ़ा लिखेगा तो तर्क करेगा, तर्क करेगा तो समझने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा तो विद्रोह का जन्म हो सकता है, क्रांति का जन्म हो सकता है। क्रांति का जन्म ना हो, विद्रोह का जन्म ना हो, इसलिए एजुकेशन से वंचित रख दिया जाए, शिक्षा से वंचित रख दिया जाए तो बेहतर होगा। शिक्षा से वंचित होगा तो फिर तर्क ही नहीं करेगा, जो बताया जाएगा वो काम करेगा। तो भारतवर्ष में भी जो, जैसा कि कल हमने बताया था कि उन्हें दासी के रूप में रखा गया, हमने कल एक उदाहरण दिया था कि बहुत सारे राजा महाराजा जब अपनी लड़की की शादी करते थे तो ऊंट देते थे, घोड़े देते थे, गायें देते थे और दासियां भी देते थे। उनकी कैटेगरी में रखा जाता था, इतनी दासियां भी दी जा रही। तो स्त्री को दासी के रूप में रखा गया, इसलिए उसे एजुकेशन की आवश्यकता ही नहीं। एजुकेशन मिलेगी तो फिर विद्रोह हो सकता है, और दासी के रूप में रखा गया तो फिर पशु की तरह व्यवहार संभवित। बहुत सारे लोगों का ये मत हो सकता है, बहुत सनातन समय में, बहुत पुरातन समय में नारी सम्मानित थी। हो सकता है, हो सकता है कि नारी सम्मानित रही हो सकता है कि जैसा हमारा इतिहास बताता है कि स्त्री प्रधान परिवार था तो निश्चित रूप से सम्मानित रही होगी। लेकिन जो इतिहास उपलब्ध है, जो इतिहास उपलब्ध है और जो इतिहास बताता है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम डिस्कस करके ये सिद्ध कर सकते हैं कि नारी के साथ न्याय नहीं हुआ है। जैसे कुछ हम पुरातन उदाहरण ही लें, राम और सीता का। राम तो भगवान हो गए, पुरुषोत्तम तो थे ही थे, राम हो भगवान हो गए। लेकिन जिसने सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया, जो अपने पति से 14 वर्ष तक दूर रही, पवित्र रही, तपस्या की, अग्नि परीक्षा भी दी, सामाजिक कारणों से वन में भी चली गई, अपने बच्चों का भी लालन पालन किया, उन्हें स्त्री उत्तम की उपाधि कहाँ दी गई? उन्हें भी स्त्री उत्तम की उपाधि तो मिलनी चाहिए थी। और राम के बाद सीता क्यों? सीता के बाद राम भी हो सकता था। अगर निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो सीता का ज्यादा सेक्रीफाइस था। सीता की भूमिका कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है समाज के लिए। इसलिए भगवान राम को अगर पुरुषोत्तम की उपाधि दी गई है तो सीता को भी नारी उत्तम की उपाधि मिलनी चाहिए थी, मेरा ऐसा मत है। दूसरा उदाहरण अगर हम द्रौपदी का लें तो द्रौपदी को शर्तों के हिसाब से तो अर्जुन ने जीता था या पाने का उपाय किया था। मां ने उसे 5 पुरुषों में बांट दिया। चलो, हो सकता है मां ने समझा हो कि कोई वस्तु जीत के लाए इसलिए 5 में बांट दो, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि वो वस्तु नहीं है, वो स्त्री है, तो उन्हें अपनी भूल का सुधार करना चाहिए था। और अगर मां ने कुछ गलती कर भी दी तो कम से कम धर्मराज युधिष्ठिर को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि माँ वो स्त्री है, वो वस्तु नहीं है, उसे 5 लोगों में नहीं बांटा जा सकता। इसलिए वो अर्जुन ने जीता है उसे
तो अर्जुन को ही अधिकार है कि वो पत्नी के रूप में उसे स्वीकार। लेकिन माँ ने जो गलती की उसे सुधारा नहीं गया। द्रौपदी को 500 पतियों की पत्नी बना दिया गया। ये सब तथ्य क्या बताते हैं? ये तथ्य बताते हैं कि कभी रहा हो स्त्री प्रधान समाज भारत का, लेकिन एक समय ऐसा आया जहां स्त्री को दासी का दर्जा ही दिया गया, उससे ऊपर का दर्जा नहीं दिया गया। इसलिए वो इतना गहरे से घर कर गया पुरुष के अंतर्मन में, इतने गहरे से घर कर गया पुरुष द्वारा जनित उस स्त्री में, जो स्त्री के द्वारा ही स्त्री का शोषण संभव हो सकता था उसके मन में, कि स्त्री को एक वस्तु के रूप में, एक धन के रूप में स्वीकार कर लिया गया। भारतवर्ष में ये आम बात आप कहते हुए सुनेंगे। अगर कोई एजुकेशन की बात करता है कि बच्चे को एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, आप उसे पढ़ाने नहीं भेजते हैं, तो जनरली आपने सुना होगा पराया धन है, कुछ दिनों के बाद दूसरे घर में चली जाएगी। धन कहा जाता है, पराया कहा जाता है और फिर धन कहा जाता है। इससे बड़ी किसी भी कन्या के लिए, किसी भी स्त्री के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? हम पुरातन की बात करें तो स्त्री के साथ जो अन्याय हुए उनका हल्का सा मैं जिक्र करे बगैर रुकूंगा नहीं। भारतवर्ष में एक प्रथा थी सती की। बहुत सारे लोग तर्क भी देते हैं कि स्त्री स्वयं पति के साथ जलना चाहती थी। मैं उस पर जरूर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। ऐसी प्रथा थी कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी उम्र की कन्या का विवाह किया जा सकता। ऐसे भी उदाहरण हैं कि बहुत सारे राजाओं की उम्र, बहुत सारे सामंतों और बहुत सारे जमींदारों की उम्र 50 से 60 साल होती थी, उनके साथ 11 और 15 साल की बच्ची की शादी कर दी जाती थी। और वो तो अपनी उम्र पे जाने ही थे। जब उनकी उम्र 70 साल की होती थी, जो एवरेज एज है, उसमें तो मरना ही था व्यक्ति को। जब वो मर जाता था तो वो विधवा हो जाती थी। जब पति मर जाए तो निश्चित रूप से जो उसकी पत्नी है वो बैठ के रोएगी ना। उस रोती हुई भावुक बच्ची से अगर ये पूछा जाए कि तू सती होना चाहती है, कौन मना कर सकता है? भावनात्मक रूप से निश्चित रूप से वो कह देती होगी कि हाँ मैं सती होना चाहती हूँ। और उसे पति के चिता के साथ जला दिया जाता था। निकलने की कोशिश भी करती थी तो निकलने नहीं दिया जाता था। निश्चित रूप से अग्नि की जलन से व्यक्ति अपनी जान तो बचाना चाहेगा, कोई भी जिंदा व्यक्ति, तो निकलना चाहती थी तो निकलने नहीं दिया जाता था। और अगर कोई सती नहीं होना चाहती थी तो उसका बकाया जीवन विधवा के रूप में कैसा जिया जाता था, ये सारी भारतवर्ष की जनता जानती है, हमारा इतिहास जानता है। वो चारपाई पर नहीं सो सकती थी, जमीन पर सोती थी, सूखा सूखा भोजन मिलता था, बाल मुंडवा दिए जाते थे, वो खेल नहीं सकती थी, वो हंस नहीं सकती थी। ऐसे रोज रोज के मरने से तो स्त्री यही निर्णय कर लेती थी कि मैं पति के साथ ही जल के मर जाऊं। बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि सती तो स्वयं की इच्छा से स्त्रियां होती थी, पर इतिहास इसके विपरीत बताता। इतिहास ये बताता है कि उसे बाध्य किया जाता था, चाहे वो भावनात्मक रूप से किया जाता हो या सामाजिक रूप से किया जाता।
इसलिए बंगाल में जो विधवाओं की दुर्गति के बारे में शरद चंद्र जैसे लेखकों ने लिखा है और बहुत सारे लेखकों ने लिखा है, उसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बंगाल में विधवाओं की क्या दुर्दशा थी। और इस दुर्दशा के खिलाफ राजा राम मोहन राय 14 वर्ष लगे संघर्ष करते हुए, तब जाके वो भी सफल नहीं हो पाए। उन्होंने फिर अंग्रेज जो लॉर्ड थे वहां वेंकटिंग, उनका सहारा लिया और कानून रूप से जो है उस पर रोक लगवाई। बंगाल के तमाम ब्राह्मणों ने इंग्लैंड के राजा को भी चिट्ठी लिखी कि हमारा अधिकार है, ये हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, इससे छेड़छाड़ न की जाए। ये संस्कृति बताई उन्होंने, ये हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है। ये संस्कृति कैसे हो सकती है, धर्म कैसे हो सकता है? लेकिन राजा राम मोहन राय इंग्लैंड भी जा पहुंचे। उन्होंने उस एप्लीकेशन जो यहाँ से भिजवाई थी, जो प्रार्थना पत्र भिजवाया था, उसके खिलाफ कस के बहस की और अंग्रेज सरकार और अंग्रेज राजा सारे लोगों को स्वीकार करना पड़ा कि ये अन्याय है, ये अमानवीय है, इसे रोका जाना चाहिए, और तब रोका। और केवल भारतवर्ष की बात नहीं है, मैं यूरोप की भी बात कहूं तो यूरोप में भी विच हंटिंग के नाम पे, डायन को मारने के आधार पे जिन स्त्रियों के पति मर जाते थे, उन स्त्रियों को पत्थर मार के हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यूरोप में स्त्रियों को मार दिया गया। आप एहसास कीजिए, आपको एक पत्थर लग जाए तो आपको कैसा लगता है? किसी स्त्री की जीवन लीला पत्थर मार मार के खत्म कर दी जाए, ये कल्पना तो कीजिए, कितना दुखद है, कितना अफसोसजनक, कितना अमानवीय। तो यूरोप ने भी कसम नहीं की। पूरब हो या पश्चिम हो, स्त्री के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया है। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि पुरुष की जो मानसिकता है वो अपरिपक्व है, वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि उसका जन्म 24 और 24 अणुओं से नहीं बना है, 24 और 23 अणुओं से बना है। इसलिए वो जीवन भर संघर्ष करके उसे परिपक्वता प्राप्त करना चाहता है, वो बैलेंस करना चाहता है अपनी लाइफ, इसलिए सारे जीवन उपद्रव करता है। और उपद्रव करता है तो फिर ये भी एक उपद्रव है। लेकिन ये उपद्रव मनुष्य को विनाश के कगार पर ले गया है। विनाश के कगार पे इसलिए लेके गया है कि जो स्त्री है वो प्रेम और करुणा से भरी है, वो प्रकृति के समीप जाना चाहती है, प्रकृति के अनुसार काम करना चाहती है, वो प्रकृति के बहुत करीब है। सच बात तो बताएं कि ईश्वर के बहुत करीब। इसीलिए उसने जो भी कार्य किए हैं वो सब मानवीय हैं। अमानवीय अगर किए गए हैं तो पुरुष ने उससे कराए, उसकी प्रकृति अमानवीय नहीं। आज बहुत सारे लोग दंभ भरते हैं कि उन तमाम कुरीतियों, तमाम धर्मांधतों को दूर करते हुए आज तो नारी को समान दर्जा दिया गया है। लेकिन मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं,
मैं ये बताना चाहता हूं समान दर्जा कहाँ दिया गया है। आज भी किसी स्त्री की शादी होती है तो उसका सरनेम वो होता है जो उसके पति का सरनेम। आज भी उसकी जाति बदल जाती है, उसका धर्म बदल जाता है। पहली बात तो हिम्मत का काम है कि विभिन्न जाति और धर्मों में मनुष्य शादी कर ले, लेकिन अगर कर भी ले तो इस शर्त के साथ करता है कि उसे अपना सरनेम बदलना पड़ेगा, उसे अपनी जाति बदलनी पड़ेगी, उसे अपना धर्म बदलना पड़ेगा। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कुछ तो सुधार हुआ है। आज कुछ तो सुधार हुआ है, जिस सुधार के कारण स्त्री थोड़ा सा सांस ले पाई है। लेकिन वो सांस लेने का कैसे दुर्भाग्य बन रहा है, इस पे हम कल विस्तृत रूप चर्चा आपके साथ करेंगे। स्त्री की जो आजादी मिली है उसका क्या दुरुपयोग किया जा रहा है। स्त्री खुद दुरुपयोग कर रही है और पुरुष उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। समाज उसे उस दिशा में धकेलना चाहता है जिसमें वो स्त्री ना रहे, वो दोयम पुरुष बन जाए। आपको आश्चर्य होगा, प्रकृति के बारे में अगर मैं बात करूं, कि जो भारतीय भाषाएं हैं वो जितनी साउथ की भाषाएं हैं, तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, संस्कृत, सब ये भारतीय मूल भाषाएं। हिंदी भारतवर्ष की मूल भाषा नहीं है। उर्दू भी मूल भाषा नहीं है। लेकिन आज भारतवर्ष में अगर 60-70% बोली जाती है तो हिंदी बोली जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मूल भाषाएं थी उनमें गालियां नहीं है। ऐसा लगता है कि वो सारी भाषाएं स्त्री रचित हैं, इसीलिए उनमें गालियां नहीं है। और तमाम भाषाओं के बारे की अगर गहन आप चिंतन करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, तो आपको लगता है कि वो अस्तित्व लिए हुए हैं, प्रकृति के बहुत करीब हैं, ईश्वर के बहुत करीब हैं। तो ऐसा लगता है कि वो स्त्री द्वारा रचित है। यूरोप के कुछ दार्शनिकों ने तो यहां तक कहा है कि भारत देश स्त्री देश है। भारत देश पुरुष देश है ही नहीं। खासकर जर्मनी और अमेरिका, फ्रांस जैसे लोगों के दो दार्शनिक हैं, उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष तो एक स्त्री देश है, वो पुरुष देश है ही नहीं। और उन्होंने तो यहां तक कहा है कि बुद्ध, महावीर और गांधी सब स्त्री परिवेश में थे, वे पुरुष परिवेश में थे कहां। हम सबको भी इस बात से सहमत होना चाहिए, इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है। यूरोप अगर उसे गाली के रूप में हमें कह रहा हो तो हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुद्ध, महावीर जैसे लोग, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग, गांधी जैसे लोग निश्चय ही स्त्री के ज्यादा करीब थे, प्रकृति के ज्यादा करीब थे, ईश्वर के ज्यादा करीब थे। इसीलिए शायद बुद्ध और महावीर का जो चित्रण किया मूर्तिकारों ने, उसमें दाढ़ी मूछ नहीं लगाई। और गांधी जब अहिंसावादी बने तो उनकी भी दाढ़ी और मूछ गायब कर देंगे। वो गाली नहीं दे रहे हैं, वो सच बता रहे हैं। हमें भी सच स्वीकार करना चाहिए कि स्त्री का मतलब यह है कि प्रकृति के ज्यादा करीब, ईश्वर के ज्यादा करीब। और अगर हमारे महापुरुषों को कोई व्यक्ति कहता है कि वो स्त्रीयन है, हमारे देश को कहता है कि वो स्त्रीयन है, तो हमें स्वीकार करना चाहिए। सच बात तो यह है कि भारत स्त्रीयन नहीं है। इसलिए है कि स्त्री कभी आक्रामक नहीं होती, स्त्री कभी आक्रमण नहीं करती। भारतवर्ष ने भी किसी पे कोई आक्रमण नहीं किया।
भारतवर्ष ने भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, भारतवर्ष के राजाओं ने अपनी सुरक्षा की है, किसी पर आक्रमण नहीं किया। भारत देश कभी भी विस्तारवादी नहीं रहा। भारत ने सदैव प्रकृति का स्वागत किया है। और सच बात यह है कि जो प्रकृति का स्वागत करते हैं, जो प्रकृति को स्वीकार करते हैं, जो प्रकृति के अनुकूल काम करते हैं, वो स्त्री नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि स्त्री ज्यादा करीब प्रकृति के ईश्वर के। इसलिए अगर भारतवर्ष को कोई स्त्री देश कहता है तो हमें गर्व होना चाहिए, हमें उससे गाली नहीं समझनी चाहिए। और अगर हमारे महापुरुषों को कोई स्त्रीण कहता है तो निश्चित रूप से हमें गर्व होना चाहिए। ऐसी बात आ गई तो मुझे एक घटना याद आ गई, मैं उसे सुनाए बगैर नहीं रहूं। रामकृष्ण परमहंस ने तमाम जितने भी मतभेद थे उन्हें सभी गिरा दिया था। उन्होंने कहीं भी द्वैत शब्द को मिटा दिया था। अंत समय में उनके मन में एक भाव आया कि जो स्त्री पुरुष का भेद है इसे भी क्या मिटाया जा सकता है। तो इतिहास ये बताता है कि रामकृष्ण परमहंस ने स्त्री जैसे वस्त्र पहनने शुरू किए, स्त्री जैसा सोचना शुरू किया, सब कुछ ऐसा शुरू किया। और कुछ समय के बाद उनमें स्त्री के वो तमाम गुण डेवलप होने हो चले जो एक स्त्री में होते हैं। तो हमारे महापुरुषों ने, रामकृष्ण परमहंस जैसे व्यक्ति ने ये महसूस किया होगा कि क्या पुरुष बन के और संघर्ष करके ईश्वर के ज्यादा करीब पहुंचा जा सकता है, या एक स्त्री बन के ईश्वर के ज्यादा करीब पहुंचा जा सकता है। शायद ये प्रयोग उन्होंने अपने लाइफ में किया और उस प्रयोग में वो सफल रहे। इसलिए मैं ये उदाहरण केवल आपको इसलिए देना चाहता था कि यूरोप के लोग, बहुत सारे देश हमें स्त्रीण देश कहते हैं, स्त्री देश कहते हैं, हमारे महापुरुषों को स्त्रीण कहते हैं। वो शायद यही संदेश देना चाहते हैं। वो ये संदेश देना चाहते थे या नहीं देना चाहते थे ये तो मैं नहीं जानता कि उनकी सोच क्या थी ऐसा कहने पे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारी सोच ये है कि अगर वो कहते हैं तो वो कोई गाली नहीं है, वो हमारे लिए गर्व की बात है। और हमें अगर स्त्रीण कहते हैं तो निश्चित रूप से हमें वो स्वीकार करते हैं कि हमने स्त्री का उनसे ज्यादा सम्मान किया है और हम प्रकृति के ज्यादा करीब हैं, हम ईश्वर के ज्यादा करीब। आज हम इस विषय पे ही आपके साथ थोड़ी सी चर्चा करना चाहते थे कि स्त्री का क्या स्वरूप रहा है हमारे इतिहास में और आज क्या स्वरूप है। कल हम इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे कि स्त्री का डेवलपमेंट क्या है। स्त्री ने अपना जो डेवलपमेंट है, अपना विकास किया है, उसका क्या असर हुआ है पूरे भारतवर्ष में। क्या स्त्री का विकास उसका विकास है या वो भटक गई है, और सच में स्त्री का विकास क्या हो सकता है, इस पर हम विस्तृत चर्चा कल हम आपके साथ करेंगे। आज हम यहीं तक आपके साथ बातचीत करना चाहते थे और सदैव की तरह मेरा ये निवेदन है कि अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न है तो वो हमसे पूछ सकता है। हम अपने ज्ञान, अध्ययन और अनुभव के आधार पे जो भी आंसर बनेगा वो निश्चित रूप से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, हृदय से सुना। मेरे हृदय के उद्गार आपके हृदय तक पहुंचे, ऐसी भावना और ऐसी कामना और ऐसी प्रार्थना मैं ईश्वर से करता हूँ। इस शब्दों के साथ मैं तमाम वो लोग जो आज हमारे साथ जुड़े हैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Hello, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग।
सर मैं कल बात करी थी, बीच में कनेक्टिविटी चली गई थी, हाँ मैम, तो थोड़ा प्रफुल्ला अधूरा जी, ही रहा था। प्रफुल्ला जी। तो हाँ हाँ सर, जी, बोलिए मैम। हाँ सर जी, हाँ सर हाँ बोलिए जी, मैम। हाँ सर जी, हाँ हाँ सर। हाँ, सो आज जितने महिलाएं शिक्षिका हैं सर, मेरा एक ही निवेदन है, हम महिलाओं ने तो ऐसे स्वीकार करना चाहिए कि आज से किसी हुंडा के बारे में, हुंडा नहीं लेने का, किसी को नहीं देने का। और अगर स्त्री के साथ कोई अन्याय हो तो हम सबने आगे जाने का, बोला तो कुछ मोर्चा गिरचा ऐसा निकाल कर, और एक ने ऐसा किया तो सर गांव। प्रफुल्ला जी, आपकी आवाज चली गई है, डिस्कनेक्ट हो गए हैं आप। प्रफुल्ला जी तो जो मेरा एक ही हम्म, है सर। हेलो हाँ सर। हाँ बोलिए मैम। हाँ सर, मेरे ऊपर ऐसा ही कुछ हुआ था सर, लेकिन मैंने क्या ज्यादा बात नहीं की। मेरे ससुर ने क्या जब मेरी पहली बेटी हुई थी तो मैं प्रेग्नेंट थी। सो उसने क्या किया, कुछ दोस्तों के साथ कुछ थोड़ा शराब लिया था। शराबी नहीं थे लेकिन कभी भी लेते थे, उस दिन लिया था। और मैं सेंट्रल स्कूल में कर्नाटक में पढ़ा रही थी, तो बीच में मैं आ गई, तो उसी दिन उसने थोड़ा पिया था। मुझे मुझे बोले सर, अगर आपको बेटा नहीं हुआ तो मैं घर में नहीं ले लूंगा। और मैं क्या गई, सीधा उस दिन मेरी माँ आई थी सर, मुझे मैम सर आप, आ, हाँ सर मैं स्कूल से बाहर बैठी हूँ, फिर भी मुझे कनेक्शन मिल रहा सर। तो मैंने क्या किया, मैं बहुत रोई सर, तो उसके सामने है, लेकिन मैंने माँ प्रफुल्ला माँ जी, को बोली मेरे प्रफुल्ला प्रफुल्ला जी, आप मेरा नंबर सर फो, जी हाँ मे, मे, मेरा फोन नंबर आप नोट कीजिए। जी आपका आपका हाँ इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे बात बात करना चाहता हूं। और जी हाँ सर, जो बहुत जो बहुत भी, शुक्रिया सर। हाँ जो भी आपका दर्द है उसे मैं समझना चाहता हूं। तो मेरा नंबर आप लिखेंगे, आप, हाँ चैट बॉक्स पर डालो। अब मैं अपना नंबर आपको चैट बॉक्स पर डलवा रहा हूं। और आपकी बात जितनी मैं समझ पाया, उस बात से अ, मुझे काफी बल मिला है। बल इसलिए मिला है कि कई कई लोगों का कहना होता है कि जो ज्वलंत जो विषय हैं, जैसे नारी शोषण का विषय है, तो उस पे आप सर बहुत तीखा बोलते हैं। तो मैं कहता हूं कि मैं तीखा नहीं बोलता, मैं यथार्थ बोलता हूं। जो घटा है उसे मैं छिपाने की कोशिश नहीं करता, मैं उसे अपने सब शब्दों में समाज तक पहुंचाना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं कि समाज उसे स्वीकारे। अगर यथार्थ है और सच्चाई है तो उसे स्वीकारे, तभी तभी उसमें सुधार हो सकता है। अगर वो सच्चाई नहीं सुधारेगा, सच्चाई नहीं स्वीकारेगा तो नहीं सुधारेगा। ऐसा मेरा मत है। आपने जैसा बताया कि वो इस तरह के शब्द प्रफुल्ला जी आपके साथ नहीं है, जी हाँ सर बहुत सारी जी स्त्रियों हाँ के सर साथ है। उनका दर्द, मैं कल, अगर आपने मेरा हाँ सेशन सुना हो, तो मैंने कहा कि लड़की या लड़के का जिम्मेदार पुरुष पुरुष है, स्त्री नहीं है। फिर भी पूरे इतिहास हाँ में सदैव स्त्री को ही उसका आधार माना गया। दोषी शब्द नहीं कहूंगा,
लड़की होना या लड़का होना कोई दोष और अदोष नहीं है, लेकिन उसे दोषी ठहरा दिया गया। पहले तो लड़की होना दोष समझा गया और उसे दोषी, उसकी मां को दोषी ठहराया गया। दोनों बातें गलत। लेकिन प्रफुल्ला जी, आपके लिए गर्व की बात है कि जो अगली जनरेशन है, जो हमसे अगली जनरेशन है, उसमें बहुत बदलाव है। उसमें लड़के लड़की के प्रति मैं जो देखता हूं अपने यंग बच्चों को, मेरे साथ करीब 400 ट्रेनर्स काम करते हैं जो ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं, जो भारतवर्ष के हर कोने से हैं। बहुत सारे बच्चे उसमें से मैरिड हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास बेटियां हैं। लेकिन जब मैं उनकी बात सुनता हूं तो वो गर्व से बताते हैं कि सर मेरे पास एक बिटिया है और मैं उनका लालन पालन बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। कई बार मुझे ये सौभाग्य भी प्राप्त होता है कि ट्रेनर अपने घर है, कोई बातचीत हो रही है तो कई बार उसकी मिसेज भी मेरे से बात करती हैं और मुझे जब बताती हैं, वो तो निश्चित रूप से, मेरी उम्र 65 साल है तो उन सारे बच्चों की वो उम्र और उनके पत्नियों की उम्र मेरे बच्चों के समान है। जब वो अपने पति की प्रशंसा करती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, समाज में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन आज भी स्त्री को जागरूक होने की आवश्यकता है। जो परिवर्तन हो रहा है वो भी पुरुषवादी है। इस पर मैं विस्तृत कल चर्चा करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। किसी भी नारी का डेवलपमेंट होना चाहिए, वो पुरुष द्वारा डेवलपमेंट को स्वीकार उसे नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आपने अगर मैंने जो कुछ कहा उसे सपोर्ट किया है और उसे अपने से लिंक करके आपने बताया है, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात, सौभाग्य की बात कि मैं उस विषय पे आप सब लोगों के साथ बोल रहा हूँ जो समाज का विषय है, जिसमें समाज में सुधार की आवश्यकता। प्रफुल्ला जी, मैं निश्चित रूप से मैं जो मेरे सबऑर्डिनेट हैं वो आपको टाइम दे देंगे और आप उनसे मेरे से बात कर सकती हैं। मैं फोन पे आपसे जरूर बात करना चाहूँगा, ठीक है? हाँ, चैट बॉक्स पे मेरा नंबर डाल दिया गया है। नंबर मेरा डाल दिया गया है चैट बॉक्स पे, अगर लिखना आप चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। 997 111 9487 997 111 9487। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो निसंदेह पूछ सकता है और मुझे अच्छा लगेगा कि आज बहुत ज्वलंत विषय है जो इस पर मैं बातचीत करना चाहता हूँ और ये बातचीत कंटिन्यू चलेगी। कल तो अवश्य चलेगी, लेकिन अगर कल हम अपनी बात पूरी नहीं कर पाए तो उसे एक्सटेंड भी करेंगे। हेलो सर। हेलो, बोलिए मैम। मैम आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपका नंबर थोड़ा बता। 997 111 9487। हेलो सर, हाँ बोलिए। जो आपका मोबाइल नंबर है वो मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है। ठीक है, चैट बॉक्स में भी मेरा नंबर लिख दिया गया है, आप उसे नोट कर सकते हो। पर मेरा एक निवेदन है कि मैं अगर आपका फ़ोन नहीं उठाऊं तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको कॉल बैक ज़रूर करूंगा। किसी का भी नंबर अगर अननोन है मेरे पास तो कई बार मीटिंग्स में होते हैं और बहुत सेशंस चलते होते हैं, बहुत तो नहीं उठा पाता हूं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि 24 घंटे में आपको ज़रूर कॉल बैक करूंगा, किसी का भी कोई नंबर।
और किसी का कुछ क्वेश्चन हो? आज क्या बात है, पुरुष वर्ग बिल्कुल चुप हो गया है। चलिए, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं माफ़ी चाहूँगा फिर। और मेरी इच्छा थी कि आपके मन में अगर कुछ भी भाव हैं, कुछ हैं इन धर्मांधताओं के खिलाफ, इन रूढ़ियों के खिलाफ, इस सोच के खिलाफ जो किसी भी देश की उन्नति में बाधक है। आज भी पूरे विश्व में आधे से कुछ ज़्यादा ही हैं स्त्रियां, कम नहीं है। कुछ 1-8% ज़्यादा ही होंगी स्त्रियां। अगर उनमें से आधी प्रतिशत, आधे लोगों को मुख्य धारा में ना लिया जाए, उनकी धारा को ना स्वीकारा जाए, उनके अस्तित्व को ना स्वीकारा जाए, तो कोई भी विश्व, कोई भी देश कैसे उन्नति कर सकता है? ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मेरा मानना यह है कि स्त्रियों को यथोचित मान और सम्मान और स्थान समाज में मिलना चाहिए, और अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से हम उन्नति कर पाएंगे। कल हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे आपके साथ इस बात पे कि स्त्री और पुरुष में मूल अंतर क्या है, उनकी सोच में अंतर क्या है। अगर स्त्री प्रधान समाज हो और उसकी कल्पना करें तो हम कैसे समाज की कल्पना कर सकते हैं, और पुरुष समाज की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। पुरुष के द्वारा रचित समाज के क्या परिणाम निकले, उस पर हम कल अच्छे से आपके साथ बातचीत करेंगे, और उसका क्या परिणाम निकला, और मनुष्य जाति के लिए और पृथ्वी के लिए हमने कितना खतरा पैदा कर दिया। इसलिए अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो मेरे से जरूर पूछ ले, अन्यथा की स्थिति में मैं सेशन की समाप्ति की घोषणा कर दूंगा, और कल फिर हम जो भी अगला, इसी विषय का जो अगला भाग होगा उस पर हम आपके साथ बातचीत करेंगे। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, और मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मेरे हृदय का भाव आप तक जरूर पहुँचा होगा, और मैं ये मानता हूँ कि आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आने की संभावना है। और आपके हृदय में कुछ परिवर्तन आया तो देश में परिवर्तन आएगा, विश्व में परिवर्तन आएगा, और एक ऐसा परिवर्तन आएगा कि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें, एक बेहतर पीढ़ी का निर्माण कर सकें। क्योंकि ज़्यादातर हमारे साथ शिक्षक जुड़े होते हैं, और वो अगली पीढ़ी के निर्माता हैं, ये श्री अरविंदो सोसाइटी स्वीकार करती है। और मैं स्वयं ये बात हृदय से मानता हूँ कि अगर देश का निर्माण करना है, अगली पीढ़ी का निर्माण करना है, तो शिक्षक के अलावा कोई नहीं कर सकता। और मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे साथ शिक्षक जुड़ते हैं, हजारों की संख्याओं में शिक्षक जुड़ते हैं। उन तक मैं अपनी बात पहुंचाने में समर्थ हूं, और मैं चाहता हूं कि वहां तक मेरी बात पहुंचे, क्योंकि कल जब वो नई पीढ़ी होगी तो उनमें से भी निश्चित रूप से कुछ शिक्षक होंगे, और फिर उनके द्वारा भी कुछ शिक्षक होंगे। ये एक ऐसी श्रृंखला बनेगी, एक ऐसी चेन बनेगी जो भारतवर्ष का निर्माण कर सकती है, एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकती है जिसका आधार करुणा हो, जिसका आधार प्रेम हो। ऐसा मेरा मानना है, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ, और मैं हृदय से आपको आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार।